हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लास में करेंगे, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। साथियों, ये 100 क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐड किया है आपके लिए। यही 100 क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार आपके पेपर में आता है। आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को ऐड कर दिए हैं आज इस क्लास में, और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को। साथियों, आपके सभी एग्जाम्स जैसे कि सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती, बीपीएससी का 7th फेज का जो आपका पेपर होने वाला है, सीटेट का पेपर होने वाला है। इसके अलावा साथियों, आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, वन रक्षक, पटवारी, इसके अलावा देखिए आर्मी, जीडी, नेवी, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, जीवों तथा पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उस अध्ययन को हम कहते हैं परिस्थितिकी। क्या कहते हैं? परिस्थितिकी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है इकोलॉजी, यानी परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। चलिए इसको परिस्थितिकी तंत्र पढ़िए आप। तो देखिए, परिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था टॉन्सले ने, एजी टॉन्सले ने। याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है। यानी अगर वनों को काट दिया जाए, वनों को नष्ट किया जाए तो उसका कुप्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिए, मृदा अपरदन होगा। करेक्ट आंसर होगा मृदा अपरदन पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वनों की कटाई से सबसे अधिक कुप्रभाव पड़ता है मृदा अपरदन पर। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। पहाड़ों पर काफी नमी व जल होती है, फिर भी यहाँ मरुविद्ध होते हैं, क्यों। अब देखिए, ये मरुविद्ध पौधे किनको बोलते हैं, तो जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स पौधे क्या होते हैं, जो रेगिस्तान में उगते हैं, यानी जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं उसको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, मरुविद्ध बोलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि पहाड़ों पर काफ़ी नमी होती है और जल होता है, फिर भी यहाँ जीरोफाइट पौधे होते हैं, क्यों। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ढलानों के कारण पानी बह जाती है या बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। अब पहाड़ पर ढलान होता है और ढलान पर क्या होता है, जैसे ही पानी तो एक जगह इकट्ठा नहीं रहता है, वो पानी जो है वो बह जाता है और बह जाने से वो सूख जाता है, और इस कारण वहाँ पर जीरोफाइट स्कूल के जो पौधे होते हैं वो उगने लगते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, इनमें से कौन सा प्रकृति में खुद से मौजूद है। तो देखिए, प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है झील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो फिर क्या आप बताओगे। याद रखिएगा, समुद्र। ठीक है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। अब देखिए, प्राकृतिक और कृत्रिम में क्या अंतर होता है, इसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक यानी जो प्रकृति में खुद से मौजूद होता है, और कृत्रिम यानी जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है, यानी मानव के द्वारा निर्मित है। चलिए देखते हैं। तो भाई, प्रवाल भित्ति ये तो प्राकृतिक है, इसके अलावा वेटलैंड ये भी प्राकृतिक है, खेत बिल्कुल, नदी भी प्राकृतिक है, खेत। अब देखिए, खेत तो प्रकृति में खुद से मौजूद नहीं होता है, इसको मानव के द्वारा बनाया जाता है ना, तो खेत करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लवणीय जल परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। यानी इनमें से कौन सा एक परिस्थितिकी तंत्र है जो कि लवणीय जल का उदाहरण है या लवणीय जल से प्राप्त होता है। अब देखिए, लवणीय जल किस में रहता है, लवण यानी नमक वाला जल किस में रहता है, कहाँ रहता है, तो समुद्र में होता है। समुद्र में होता है ना, तो समुद्र में इनमें से कौन सा चीज मिलेगा। चलिए देखते हैं, प्रवाल भित्ति। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रवाल भित्ति राइट आंसर होगा। साथियों देखिए, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे
क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना, इससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। डेली क्लासेस चलता है चैनल के अंदर, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगे, तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो देखिए, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से क्या है, यानी इनमें से कहां पर आपको स्वच्छ जल मिलेगा, किस पारिस्थितिकी तंत्र में? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा तालाब में। अब देखिए, तालाब में तो स्वच्छ जल ही होता है ना, तो तालाब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? अभी मैंने आपको बताया कि वन को जब हम काटते हैं तो क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। तो यहाँ ऑप्शन मृदा अपरदन को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण के द्वारा, यानी और अधिक पेड़ पौधों को लगाकर। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण के द्वारा हम मृदा अपरदन को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो देखिए, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है ये किस भाषा के शब्द से हुई है? तो साथियों, राइट आंसर होगा फ्रेंच। याद रखिएगा, फ्रेंच भाषा के शब्द से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पर्यावरण किससे बनता है? देखिए, बीपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखिएगा पर्यावरण किससे बनता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखिए, जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से, तो इन सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी ऑल। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। देखिए, एमपीपीसीएस 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण का तत्व इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए, भौतिक पर्यावरण का तत्व जो अधोलिखित में उल्लिखित है वो तो भूमि का रूप है, मिट्टियाँ हैं, खनिज हैं। अब बस्तियाँ थोड़ी हैं। अब मान लेते हैं आपके गांव में कोई एक बस्ती है या आपके इलाके में कोई एक बस्ती है, ठीक है, तो वो भौतिक पर्यावरण का तत्व तो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? यूपीपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मानव जनित पर्यावरण। क्या बोलते हैं? मानव जनित पर्यावरण, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी निम्नलिखित में से या निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। देखिए, परिस्थितिकी जो है निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इनमें से किसके बीच का पारस्परिक अध्ययन है? परिस्थितिकी, यही बताना है। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण के बीच। क्योंकि देखिए, परिस्थितिकी किसको बोलते हैं? जीव और वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को हम परिस्थितिकी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूपीआरओ एआरओ 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और भी बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों, परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने बताया कि एजी टन्सले ने किसका? तो परिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया था एजी टन्सले ने, और केवल परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था अर्नस्ट हैकेल ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में परिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? चलिए, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में आपको बताना है कि परिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो भाई, सबसे अधिक अभी मैंने आपको बताया सागर। सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र क्या है साथियों? सागर है। तो इसका मतलब है कि सागर सबसे लास्ट में होगा। तो चलिए देखते हैं, सागर यहाँ जब ऑप्शंस में है तो सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही करेक्ट होगा। देखिए, मैंग्रोव सबसे कम, उसके बाद घास का मैदान, उसके बाद झील, और फिर सबसे उच्चतम सागर। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घटते हुए क्रम में बताना है तो सबसे कम मैंग्रोव, फिर घास का मैदान, फिर झील, और फिर उसके बाद सागर। और सागर सबसे बड़ा क्या है? परिस्थितिकी तंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या है? तो देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या होता है? तो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता।
प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं उनको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जो मांसाहारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में मानव तो प्राथमिक श्रेणी में भी है और द्वितीयक श्रेणी में भी है, यानी मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं। तो देखिए प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो हरे पादप यानी ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उत्पादक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है, तो साथियों ध्यान दीजिए, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक इनमें से कौन सा है, तो डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म आप सभी साथियों को पता होगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मरुस्थली। देखिए मरुस्थली भवन किससे होता है, तो ध्यान दीजिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। जहां पर बहुत उच्च तापमान होता है और वर्षा कम होता है वहीं पर मरुस्थलीय भवन होते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा तापमान होता है और सब बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए वहाँ पर उसको हम मरुस्थलीय भवन या मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, चलिए, और वहाँ पर इस कारण कौन सा पौधा उत्पन्न होता है, तो मरुविद्य पौधा यानी जीरोफाइट्स कुल के पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, कुत्ता किस वर्ग में आता है, डॉग। तो देखिए कुत्ता जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है, क्योंकि ये तो मांसाहारी होता है ना, तो द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं, तो याद रखिएगा सर्वहारी जंतु जो होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता के वर्ग में। सर्वहारी यानी सब चीज़ का जो सेवन करता है, यानी शाकाहारी भी और मांसाहारी भी होता है, उसको हम सर्वहारी बोलते हैं, और ये द्वितीयक उपभोक्ता के श्रेणी में ही आता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता में तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि साथियों प्राथमिक उपभोक्ता तो मांस नहीं खाएगा, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता में नहीं आएगा, और जब द्वितीयक उपभोक्ता में नहीं आएगा तो वो सर्वहारी जंतु नहीं कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है, तो देखिए शेर जो है ना ये तृतीयक उपभोक्ता होता है साथियों, तृतीयक उपभोक्ता याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रकार के जीव जंतुओं को, प्राणियों को सब द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता सभी को ही खाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं गिद्ध को। याद रखिएगा गिद्ध भी तृतीयक उपभोक्ता में आता है, और गिद्ध क्या करता है कि देखिए हमारे वातावरण में साथियों, वायुमंडल में, वातावरण में जहाँ पर कोई भी जानवर मर जाता है, मर के, और वो अगर साथियों हमारे वायुमंडल में रहेगा, पर्यावरण में, तो उससे क्या होगा कि पर्यावरण में अस्वच्छता फैलेगा, और गिद्ध क्या करता है कि मरे हुए जानवरों को खा जाता है। ठीक है, इसीलिए गिद्ध को सफाई कर्मी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है, तो ध्यान दीजिएगा बैक्टीरिया जो होता है ये अपघटक श्रेणी में सम्मिलित होता है, अपघटक में, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी अपघटक। अगला है अपघटक जीवों का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कवक दिख रहा है ना, कवक, बिल्कुल कवक जो है ये अपघटक जीवों का ही उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की कमी किससे होती है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपांतरण से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है, तो याद रखिएगा पादपों से शाकाहारी जीवों में 10% ऊर्जा जो है वो पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं, तो वह ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है, तो देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इनमें से कौन सा है,
तो ये तो परंपरागत स्रोत है, कोयला भी परंपरागत है, और नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत ये भी परंपरागत है। सौर विकिरण जो है ये गैर परंपरागत स्रोत है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर विकिरण। अगला है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? तो देखिएगा, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी होती है सर्वोच्च उपभोक्ता। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं किसके लिए? तो पादप जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण के लिए। पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहते हैं? साथियों ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जैव भूगर्भीय रसायन चक्र। याद रखना, जैव भूगर्भीय रसायन चक्र कहते हैं पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है? देखिए करेक्ट होगा उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी प्रदूषण को इनमें से किस रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं? चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति। बिल्कुल, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रदूषण को इनमें से किस रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं या परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि वातावरण में अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति से प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओजोन डे यानी ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, भोपाल त्रासदी जो है ये मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी मिक गैस के रिसाव से हुआ था। कब? तो 2-3 दिसंबर 1984 में। कहाँ पर? तो भोपाल में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, माफ करना, ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनाइट, यानी जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MIC, मिक। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनीमाता बीमारी होती है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, किस पदार्थ से? तो जल में। याद रखिएगा, जल में जब पारा का प्रदूषण फैलता है तो इससे कौन सी बीमारी होती है? तो मिनीमाता। याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, जल का क्लोरीकरण किया जाता है किसके लिए? तो देखिए, जल का क्लोरीकरण किसके लिए किया जाता है? तो भाई पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए ही किया जाता है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, पैथोजन एवं कवक को मारने के लिए जल का क्लोरीकरण किया जाता है ताकि वो जल जो है शुद्ध हो जाए, पीने योग्य। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? तेजाबी वर्षा यानी अम्ल वर्षा, और अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के प्रदूषण के कारण होता है। तो यहाँ ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। देखिए साथियों, 85 डेसिबल। याद रखिएगा, देखिए ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में, और 85 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो साथियों ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, यानी उसको हम इंसान जो है आसानी से सहन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, ये तो सहन कर सकते हैं। 35 से 60 डेसिबल ये भी ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याद रखिएगा, 120 डेसिबल से अधिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस ध्वनि या किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 डेसिबल से अधिक। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए राइट आंसर होगा चीन, अमेरिका और रूस, ऑप्शन नंबर सी। सब्जी, फल एवं ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने की विधि या लगाने को क्या कहते हैं? तो सब्जी, फल, ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। यानी देखिए, जब सब्जी, फल और ऑर्नामेंटल के पौधे हम लगाएंगे, इसका मतलब है कि ये बागवानी से संबंधित है, बागवानी से, और बागवानी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, देखिए पीसी कल्चर में मछलियों का अध्ययन या मछली पाला जाता है।
एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर आपका हो जाएगा सब्जी फल और ऑर्नामेंटल यानी बागवानी से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गिफ्ट ऑफ एशिया कौन सा फसल कहलाता है? तो चावल, याद रखिएगा चावल, ऑप्शन नंबर सी। प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत सबसे अधिक किस देश में है? तो देखिए प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत सबसे अधिक किस देश में है? तो अमेरिका में, राइट है ऑप्शन नंबर डी। भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? तो देखिएगा, याद रखिएगा सोना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत में वो कौन सा खनिज है जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? तो सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम बताइए। तो चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध। और इससे जुड़े प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है गरीबों का लकड़ी किसे कहा जाता है? तो देखिए गरीबों का लकड़ी बांस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? तो देखिए संरक्षण का अर्थ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव और प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? तो साथियों ध्यान दीजिए, स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? तो अल्फा विविधता। इस क्वेश्चन को आप लोग रट लेना क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? तो अल्फा, गामा, बीटा, इस प्रकार से ऑप्शन में दिया हुआ होता है, तो याद रखिएगा अल्फा विविधता। रेड लिस्ट निम्न में से किसके संबंध में सूचना होती है या देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी कि विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी। यानी रेड लिस्ट किसके बारे में जानकारी देता है? तो जो जीव जंतु विलोपन के खतरे का सामना कर रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा गया है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माफ करना ऑप्शन नंबर ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है? तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये साथियों बाघ के संरक्षण के लिए मशहूर है, यानी कान्हा टाइगर रिजर्व इसको हम बोलते हैं। तो बाघ करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइगर्स के लिए, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कितनावां है? अब देखिए 2011 की जनगणना की अगर बात करें, 2011 के जनगणना के अनुसार तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है सेकंड और पहले स्थान पर आपका है चीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि भारत का स्थान पूछा है तो दूसरा करेक्ट होगा। अगला है गैसीय प्रदूषक प्रभावित करते हैं किसको? तो देखिए गैसीय प्रदूषक जो होते हैं वो साथियों फेफड़े और आँख, इन दोनों को ही प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों करेक्ट होगा। एड्स किस कारण से होता है? तो देखिए एड्स HIV वायरस के कारण होता है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए HIV। अगला क्वेश्चन है पुनर्जीवित न होने वाला ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा है? यानी वह ऊर्जा स्रोत जो पुनर्जीवित नहीं होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म ईंधन, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को हम पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। धुआं समान कुहासा को क्या कहते हैं? यानी धुआं के समान जो कुहासा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट होगा स्मोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्मोग आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार देश। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, गरीब देश, अमीर देश। यार गरीब और अमीर से क्या मतलब है इसमें? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार गरीब देश और अमीर देश दोनों ही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है? तो देखिए ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण जो है त्वचीय कैंसर यानी स्किन कैंसर की बीमारी में वृद्धि देखने को मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्किन कैंसर। अगला है स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषक अनुपस्थित रहता है? यानी देखिए मोटर कारों से, यानी जो गाड़ियां हम चलाते हैं स्वचालित वाहन, उनमें से कौन सा प्रदूषण, इनमें से किसके कारण प्रदूषण नहीं होता है, यही पूछा है, अनुपस्थित रहता है। तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड से भी प्रदूषण होता है, हाइड्रोकार्बन गैस से भी होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी होता है।
फ्लाई ऐश से स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नहीं फैलता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाई ऐश। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है किससे? तो करेक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग से, यानी वायुमंडल में तापमान की वृद्धि से। अच्छा, अगर आपसे पूछे सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो करेक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या हैं? ये सभी साथियों ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है? तो जो पानी हम पीते हैं उस पानी में इनमें से किसकी अधिकता के कारण फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है? तो याद रखिएगा फ्लोराइड की अधिकता से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फ्लोराइड। अगला नदी के जल का बोर्ड अधिक है, इसका अर्थ क्या है? अब देखिए, जल प्रदूषण को मापा जाता है बोर्ड परीक्षण के द्वारा। बोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? फिर से एक बार, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बोर्ड का फुल फॉर्म होता है। और ये बोर्ड टेस्ट जल प्रदूषण को मापने के लिए कराया जाता है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि नदी के जल का बोर्ड अधिक है, इसका अर्थ है कि नदी का जो पानी है वो अधिक स्वच्छ है। ठीक है, बोर्ड परीक्षण में यह पता चला कि बोर्ड अधिक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब यह है कि नदी का जल जो है अधिक स्वच्छ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और अगर कम बोर्ड होता तो इसका मतलब था कि वो पानी कम स्वच्छ होता। चलिए अगला क्वेश्चन है सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण क्या होता है? तो वह पानी जो कि सीवेज प्रदूषित हो उस पानी को पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा साथियों, पेचिस, टाइफाइड, डायरिया, उपरोक्त सभी बीमारियां। ऑप्शन नंबर डी। अगला, ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित में से किससे मापते हैं? अभी मैंने आपको बताया किससे मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखिए चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? साथियों अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए 1973 में। याद रखिए इसके प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी। अगला क्वेश्चन है एस्बेस्टस क्या है? तो देखिए एस्बेस्टस जो है जिसके कारण फेफड़ों का कैंसर हो जाता है इसकी प्रदूषण से, एस्बेस्टस के, और ये एक प्रकार का अधातु खनिज है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला है जीवाश्म ईंधन क्या है? तो अभी आपको बताए थे कि साथियों जो पुनर्जीवित नहीं हो सकता है उसको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी कि पुनः जीवित न होने वाले संसाधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा क्या कहलाता है? यानी कार्बनिक पदार्थों में जो ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा बायोमास ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका अदा करता है? तो राइट आंसर होगा केंचुआ। याद रखिएगा केंचुआ को किसानों का परम मित्र माना जाता है और केंचुआ में कोई भी आँख नहीं होता है, केंचुआ बिल्कुल नेत्रहीन होता है। और केंचुआ को पालने की विधि क्या कहलाती है? तो वर्मी कल्चर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गेंडा कहाँ सुरक्षित है? यानी इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर भारतीय गेंडा पाया जाता है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में स्थित है और जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर के लिए फेमस है, कान्हा नेशनल पार्क बाघ के लिए, बेतला नेशनल पार्क यहाँ पर हाथी, बाघ, चीता सब कुछ पाया जाता है, और काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है जो कि गेंडा के लिए फेमस है। अगला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो साथियों देखिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड राज्य में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, चीता, चीतल ये सभी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिला में पक्षी अभयारण्य अवस्थित है? तो याद रखिएगा साथियों साहेबगंज जो कि झारखंड का एक जिला है जहां पर पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का संरचना होता है किससे? यानी एड्स किससे फैलता है? चलिए हाथ मिलाने से तो बिल्कुल भी नहीं फैलता है। देखिए असुरक्षित यौन संबंध से और रक्त ट्रांसफ्यूजन से। तो बी और सी दोनों ही कारण है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला है विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों देखिए विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये 23 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जैव संसाधन में सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से कौन एक जैव संसाधन में सम्मिलित नहीं है?
तो भाई वन भी है, जीव जंतु भी है, चारागाह भी है, खनिज नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी खनिज। अगला है पर्यावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है, यह किसने कहा था? इस कथन को किसने कहा था कि पर्यावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है? तो याद रखिएगा राइट है फिटिंग ने। फिटिंग ने इस कथन को कहा था, ऑप्शन नंबर बी। उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन संपदा जो है ये नष्ट हो जाती है। केवल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट है वायु प्रदूषण में वृद्धि, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, जल में प्रदूषण में भी वृद्धि। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी प्रदूषणों में वृद्धि होती है औद्योगिकीकरण से। पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है इनमें से किसमें? तो पीने में नहीं, खेती में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उद्योगों में भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी केवल करेक्ट है खेती में, क्योंकि खेती में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अयस्क। अब खनिज पदार्थ जो हैं वो जिस कच्ची धातु से प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अयस्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक खनिज है? माफ करना, अधात्विक खनिज है, यानी धातु नहीं है, अधातु है ना। अधात्विक खनिज इनमें से कौन सा है? तो मैग्नीशियम तो धातु है, मैग्नीज भी धातु है, बॉक्साइड भी धातु है। जिप्सम, जिप्सम जो होता है ये एक अधात्विक खनिज होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 विथ 2H2O, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो देखिए राइट आंसर होगा तापमान, जलपूर्ति और मिट्टी, इनमें से सभी। वनों के विकास के लिए इन सभी की आवश्यकता है, तापमान, जलपूर्ति और मिट्टी की। अगला है कांटेदार वृक्ष व कटीली झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति हैं? तो भाई कांटेदार वृक्ष और कटीली झाड़ियाँ ये तो जीरोफाइट स्कूल के पौधे में होते हैं ना, यानी जो मरुस्थलों में पौधे उगते हैं रेगिस्तान में वो। तो राइट होगा मरुदभिद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पर्यावरण के घटकों में आप किसे सम्मिलित करेंगे? तो भाई पर्यावरण के घटक में जल, वायु और मृदा, इन तीनों को तो सम्मिलित करना पड़ेगा ना। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पर्यावरण को सर्वाधिक कौन बिगाड़ता है? पशुपालन नहीं, कृषि नहीं, परिवहन नहीं, उद्योग धंधे। उद्योग धंधे जो हैं वो पर्यावरण को सबसे अधिक बिगाड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर परिवहन भी आता है, वो बाद में आता है, लेकिन सबसे अधिक उद्योग धंधे। चलिए अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? तो देखिए जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, प्रजाति की प्रजनन क्षमता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट संबंध है किससे? तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ होता है कि जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा स्टॉकहोम में। कब हुआ था? तो साथियों 1972 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो देखिए भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में बना था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है जैव विविधता में सम्मिलित है क्या क्या? तो देखिए जैव विविधता में तो ये सभी सम्मिलित है साथियों, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अति सूक्ष्म जीवाणु, उपरोक्त सभी राइट है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व में औद्योगिक विकास का प्रारंभ कितनीवीं सदी में हुआ था? तो देखिए विश्व में औद्योगिक विकास का प्रारंभ ये 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंधों का अध्ययन मिलता है किसमें? तो देखिएगा मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंधों का अध्ययन किसमें मिलता है? तो मानव परिस्थितिकी में, राइट है ऑप्शन नंबर सी, मानव परिस्थितिकी। पर्यावरण ह्रास होता है किससे, यानी पर्यावरण कमी किससे होती है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से, प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से और पर्यावरण आघात से। अगला है बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है? तो याद रखिए गॉडगिल जी का, डॉक्टर माधव गॉडगिल ने इस कथन को कहा था कि बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? झूमिंग कृषि यानी झूम कृषि सबसे अधिक कहाँ होती है भाई? तो ये सबसे अधिक होती है, आप बोलोगे सर कहाँ होती है? तो नागालैंड में होती है। और नागालैंड कहाँ पर स्थित है? क्योंकि कोई भी राज्य का नाम ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, यानी उत्तर पूर्व भारत का। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि की जाती है। और ये झूम कृषि में होता क्या है? तो पेड़ पौधों को काट कर जला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है साथियों अफ्रीका महाद्वीप। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप, याद रखिएगा, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होती है। चलिए, आपके लिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 5 जून, 25 जून या 21 जून? चारों में से कोई एक आंसर है। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही में कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा है। क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और प्लीज़ यार अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और देखिए, नए साथी जितने भी हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। इससे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा और चैनल के अंदर जाइए, बहुत सारे स्पेशल मैराथन क्लास, करेंट अफेयर्स, साइंस, संविधान, इतिहास, भूगोल का संपूर्ण निचोड़ आपको मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट सभी को, वंदे मातरम।